नमस्कार, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर क्लियरली यहाँ पर दालों को लेकर है, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आते हुए देखी है। और आपको फाइनल डिटेल्स यहाँ पर बता दें कि तुअर और उड़द की दालों में यहाँ पर बढ़ती कीमतों पर एक्शन में सरकार होती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते 10 दिन से हमने देखा है यहाँ पर ज्यादा बातचीत होने लगी है। इन एनी केस यहाँ पर काफी सारी वार्निंग्स यहाँ पर सरकार ने ऑलरेडी दी ही हैं। सरकार ने अब 4 राज्यों के 10 जगहों पर अपनी टीम्स भेजी हैं और उसकी डिटेल्स कल शाम से यहाँ पर आती हुई नजर भी आई हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में यहां पर टीम्स भेजी गई, कई शहरों में भी यहां पर भेजी गई हैं और उसकी डिटेल्स हमने यहां पर आते हुए देखी हैं। उड़द और तुअर के स्टॉक की स्थिति यहां पर जांची गई है और इवन एज यहां पर सरकार ने पोर्टल के द्वारा बताने की कोशिश की है कि आपको अपना स्टॉक यहां पर बताना होगा। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कुछ शॉर्टफॉल्स यहां पर आती हुई नजर आई हैं। एक महीने में यहां पर लगातार दालों के भाव अब भी चढ़ते हुए नजर आए हैं और पिछले एक हफ्ते में तो यहां पर ज्यादा ही बढ़त हमने प्राइसेस में आते हुए देखी भी है। सरकार ने अब ये कहा है कि जो 3 से 4% के भाव यहां पर तुअर में चढ़े हैं, हमने चने में यहां पर, उड़द में भी यहां पर भाव बढ़ते हुए देखे हैं। 2% का उछाल यहां पर उड़द की कीमतों में भी आता हुआ नजर आया है। सरकार की तरफ से अब जो प्राइस गेन्स आते हुए देखे हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो एक साल में 16% तुअर के भाव चढ़े हैं, इसके ऊपर अगर भाव जाते हैं तो सरकार और भी कठिन यहां पर स्टेप्स ले सकती है। ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या तो यहां पर बढ़ी है और हमने स्टॉक के खुलासे की संख्या को भी बढ़ते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाजार में, मंडियों में माल पड़ा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन में है, वेयर हाउसेज में है, किसानों के पास माल है, उस सब की अभी भी अपडेट हमने आते हुए नहीं देखे हैं। तो ये रजिस्टर्ड प्लेयर्स ने जो ये स्टेप है सरकार का, ये हमने पूरी तरह से आता हुआ नहीं देखा है। तो मंडियों में अभी भी नीलामी के लिए किसानों के स्टॉक पड़े हुए हैं, कस्टम से क्लियरिंग का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स। और जैसे कहा कि वेयर हाउसेज में किसानों के नाम पे ही स्टॉक्स पड़े हैं, वो भी यहाँ पर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कहा गया, कई मिल्स ने, मालिकों ने जानबूझकर भी अपने स्टॉक्स नहीं बताए हैं। तो काफी सारी दिक्कतें सरकार की तरफ से हमने आते हुए देखी हैं, चाहे वो डीलर्स हैं, मिल्स हैं, व्यापारी हैं, टोटल हमने यहाँ पर जानकारी बनते हुए नहीं देखी है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जेएलवी एग्रो के विवेक अग्रवाल और सुमाया इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारेख। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दालों के ऊपर हम पहले भी बातें करते रहे हैं और काफी सारी चिंताएं यहाँ पर बनकर भी आई हैं। दीपक, आपने कहा था हमें कि प्राइसेस बढ़े हैं और बढ़े हैं भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दिक्कतें आई हैं, जिस तरह से जो रेट्स हमने कल आते हुए देखी हैं, स्थिति यहाँ पर सरकार जिसका जायजा ले रही है, कैसे देखते हैं उसका इम्पैक्ट? नहीं, बहुत ये गवर्नमेंट पहले से एक्टिव रही है। उनको लग रहा था कि ट्रेडर्स ने काफी कुछ होल्ड करके रखा है, उसके कारण शायद प्राइसेस काफी हाई है। और जहां जहां पे ऑफिसर्स पहुंचे भी हैं, वहां पे आप देखिए कि ये मोड ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी ज्यादा लग रही है रादर देन रेट्स। सो उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की है कि आप पोर्टल पे ये सब इंफॉर्मेशन डालिए, जिससे गवर्नमेंट एक सकारात्मक आगे अपनी पॉलिसी बना सके। सो मैं इसको रेट की तरह नहीं देखता हूँ, मैं ज्यादातर इसको इट इज मोर ऑफ ट्रेडर्स को और पल्स के जो मिलर्स हैं उनको अपडेट करने की ज्यादा एक एक्टिविटी है। एक सटल मैसेज भी गया है कि आप छुपाइए कुछ भी नहीं। लेकिन जहां तक ये पूरी एक्टिविटी के बाद क्या इसका इम्पैक्ट दालों के भाव गिरने में आएगा, सो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा जहां तक भावों की बात है, क्योंकि स्टॉक ही लिमिटेड है। आप किसी भी ट्रेडर से बात कीजिए, अगर आप किसी को 50 टन भी अगर खरीदना है तो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है। आपको 4 अलग अलग स्टेट के अंदर पूछना पड़ता है, तो शायद आपको 20, 25, 30, 40 मेट्रिक टन माल मिल रहा है। सो तुअर में मुझे लगता नहीं है कि ये सारी इनिशिएटिव से अगर उसका प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हाँ, ठीक है कि गवर्नमेंट को ये बिल्कुल जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक पड़ा है, कहाँ पड़ा है, और उसके हिसाब से वो अपना फ्यूचर का प्लान और पॉलिसी डिसीजंस ले सकें। विवेक जी, इनफैक्ट दीपक जी ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि जमाखोरी सरकार को लग रहा है कि हो रही है, जिसकी वजह से अग्रेसिव स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन इससे प्राइसेस पर कुछ असर होगा इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है। आपकी सोच क्या कहती है? क्या ये लिमिटेड स्टॉक की ही वजह है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर बने हुए हैं, और भी वजह है जिसके कारण हमने दामों में बढ़ोतरी होते हुए देखी है? जी नमस्कार। अभी जैसे कि दीपक जी ने भी बोला, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाजार में पिछले, अगर आप 10 दिन का डाटा निकाल के देखेंगे तो बाजार नरम हुए हैं। प्राइसिंग काफी कम हुई है, और जब जब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो 2-3 दिन पहले शनिवार को भी एक इंदौर में मीटिंग हुई थी दाल पल्सेस वालों की, जिसमें रोहित सिंह जी ने उसको चेयर किया था, और उन्होंने एजुकेट किया कि आप अपनी पोर्टल पे जानकारी दीजिए, और उसके बाद से अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बाजार लगातार नरम हो रहे हैं, और आज भी बाजार थोड़ा नरम ही खुला है।
देखिए, निश्चित रूप से बहुत कुछ क्वांटिटी पोर्टल पे अपडेट नहीं थी, जो अपडेट हुई है। अभी कुछ माल कस्टम में क्लीयरिंग में है। ये जब जब माल आएगा तो बाजार यहाँ पे थोड़ा थमा रहेगा। निश्चित रूप से इस बार प्रोडक्शन कम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने कदम उठा रही है, निश्चित रूप से ये बाजार को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदौर में जो मीटिंग हुई थी उसपे एक बहुत अच्छा डिस्कशन जो सारे ट्रेड मिल एसोसिएशन इंपोर्टर्स सबके बीच हुई थी, और उसमें जो ट्रेड पक्ष है उन्होंने सलाह दी थी कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, येलो पीस का इंपोर्ट करे, और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है और अपना साउथ जहाँ पे पीली दाल चलती है, तो वो मटर दाल भी सरकार वहां पे जो राशन की दुकानें हैं और जो सप्लाई साइड है वो कर सकती है। इससे बाजारों में कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सरकार अपने तरफ से, सरकार को इंडस्ट्री ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और सरकार उस सुझाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया था कि इंपोर्ट सिर्फ दाल मिल वालों को करना दिया जाए, ट्रेडर को ना दिया जाए, जिसपे मुझे नहीं पता कि सरकार क्या निश्चित डिसीजन लेगी। बट जो 2-3 डिस्कशन हुए थे जिसमें एक ये भी था कि कुछ तकनीकी इश्यूज भी हैं जो लोग पोर्टल पे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नवीनीकरण लाइसेंस का नहीं हो पाया, इस कारण वो पोर्टल पे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कदम उठाए हैं, इससे निश्चित रूप से बाजार कंट्रोल हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब बाजार यहाँ पे थोड़े स्टेडी हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड भी है और गवर्नमेंट की सख्ती से जो स्टॉकिस्ट हैं वो लिक्विडेट कर रहे हैं मार्केट में माल, तो बाजार पे वो नरमी लगातार बनी हुई है। एक चीज तो क्लियर है कि जब जब यहाँ पर सरकार की तरफ से एक वार्निंग आती है या फिर वो इस तरह के चेक्स बैलेंसेस करते हैं या बातचीत करते हैं इंडस्ट्री के बाद, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मुनाफा वसूली आ जाती है, हफ्ता 10 दिन के बाद फिर से भाव चढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है इस वक्त भी ऐसा ही होने वाला है? जी मनीषा जी, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, सरकार ने जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम सख्ती लाएंगे, उसके बाद से बाजार उस लेवल पे बढ़े ही नहीं है। बाजार घटे हैं, कभी एक आध 2 दिन बढ़ते हैं और उसके बाद फिर बाजार वापस नीचे आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बाजार में अब जो सप्लाई है वो एक्चुअल आ रही है, और अब के बाद अगर तेजी आती है, इसका निश्चित रूप से मतलब ये है कि अब माल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी दाल मिल, कोई भी इंपोर्टर सरकार के आगे नहीं जा सकता। उनको पता है कि सरकार ये जरूरी खाने पीने की चीजें और कोई भी नियम के तहत उनको सीज कर सकती है या कोई कार्रवाई कर सकती है। तो अभी व्यापारी पूरी तरह से अपने स्टॉक्स डिस्क्लोज कर चुका है, और जो नहीं कर पाए हैं उनकी तकनीकी कारण है, रादर देन किसी भी व्यापारी का ये उद्देश्य नहीं है कि वो डिस्क्लोज ना करे। तो मेरे हिसाब से 70-80% पोर्टल पे आ चुके हैं। सरकार इस पे काम कर रही है। जो चीजें जिस पे कंट्रोल नहीं है, वो प्रोडक्शन अगर कम है, तो सरकार दूसरी दालों के माध्यम से, जिसमें चना है, लेंटिल्स है और येलो पीस, जो अभी सजेशन मिला कि आप सरकार से सरकार इंपोर्ट करे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, और पीली दाल को, उसको दाल को बाकी राशन की दुकानों पे, जहां पे नॉर्थ स्टेट जो अपने ये कलकत्ता के पास वाले जो भी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले, वहां पे वो सप्लाई करे ताकि वो बाजार है वो वहां पे कंट्रोल हो सके। ऑलराइट विवेक, जो सरकार का ही डेटा है जो हम यहाँ पर ऑन एयर यहाँ दिखा रहे हैं, 1 महीने में 2 से 3% यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं, और ये रिटेल हैं, होलसेल में भी हमने उतने ही बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन 1 महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 से 16% तक कई दालों के प्राइसेस बढ़े हैं। और जैसे आपने कहा, टेक्निकल इश्यूज तो यहाँ पर थे ही, उसके बावजूद सरकार की खोज ये कहती है कि किसानों के नाम पर स्टॉक्स थे, इंपोर्ट करके वेयर हाउसेस से यहाँ पर नहीं निकाले गए, डीलर्स व्यापारियों ने भी स्टॉक का पूरा खुलासा यहाँ पर नहीं किया है, और काफी सारे जानबूझ के स्टॉक्स नहीं दिए हैं। सरकार ने काफी कुछ यहाँ पर जो सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर खबरें हैं ये कहा गया है। दीपक जी, ये सवाल आपसे है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन जैसे विवेक जी ने कहा कि हाँ, ऐसी हर बार के बाद हम देखते हैं थोड़ा और माल डिक्लेयर होता है, थोड़ा और माल बाजार में भी आता है, थोड़ा बाजार ठहर भी जाता है। अब इस वक्त यहाँ पर क्या व्यू है आगे जाके? मैं डिसएग्री करता हूँ कि नरमी है, नरमी बिल्कुल नहीं है और तेजी कंटिन्यूसली है। हाँ, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ कोर्स करेक्शन, लाइक जिसने अगर माल लेके बैठा है कोई भी आदमी, जब सरकार का एक तरह से इस तरह का एक्शन होता है तो थोड़ा सा पैनिक आता है, और डेफिनेटली कई बार 4 घंटे, कई बार 2 दिन थोड़े भाव कमजोर होते हैं, लेकिन फिर फंडामेंटल्स वापिस आ जाते हैं। और जो मैं आपको फरवरी से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल ये बोल रहा है कि हमारे पास सप्लाई नहीं है और डिमांड के अंदर गिरावट नहीं आ रही है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ दूसरी पल्सेस से या दूसरी और दालें हैं तुअर के मामले के अंदर, वो कोशिश आई थिंक जितनी इफेक्टिवली करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जहां तक सरकार जो ये बोल रही है कि
शायद ये सिर्फ मैन्युपुलेशन है। मैम 1 मिलियन टन्स का शॉर्टफॉल था, उसके अंदर मैन्युपुलेशन एक लेवल तक जा सकता है। सो मुझे ये लगता है कि सरकार को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि वो डिमांड के ऊपर कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि सप्लाई साइड यही रहने वाला है और अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि सप्लाई साइड के अंदर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट आएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कई जगह कंट्रीब्यूट भी किया है प्राइसेस के अंदर ऊपर जाने के अंदर। आप देखिए एनसीसीएफ ने किस प्राइसेस के अंदर उन्होंने जो अभी खरीदा था माल, उन्होंने खुद ने काफी हाई प्राइसेस पे माल खरीदा है। तो वो एक बेंचमार्क बन गया है कि 88 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। जब आप बेंचमार्क ही सेट इतना हाई कर देंगे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर, सो चाहे ट्रेडर हो, चाहे किसान हो, चाहे दाल मिल वाले हो, डेफिनेटली अगर उनको सामने दिखता है कि विद इन द गवर्नमेंट के पैरामीटर्स लॉ के हिसाब से अगर वो काम कर सकते हैं, उसमें अगर उनको प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट लेंगे। और दूसरा है कि अगर हम दाल मिलों की भी बात करें, जब उनको इनपुट ही महंगा मिलेगा तो आउटपुट को उनको महंगा ही बेचना पड़ेगा। कन्वर्जन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, सो वो कॉस्ट को ऐड करके अगर वो बहुत मिनिमम प्रॉफिट पे भी अगर खेलते हैं तो उसके बाद भी प्राइसेस दाल के ज्यादा ही रहने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सरकार को ट्रेडर या इंडस्ट्री को राइट कल्प्रिट की जगह उनको एज अ पार्टनर लेना चाहिए। और इसके अंदर सोल्यूशन एक ही है कि आपको सब्स्टिट्यूशन पे काफी इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और आगे फ्यूचर के अंदर भी अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर इतना पैनिक बाइंग नहीं दिखाएगा तो फिर भी कंट्रोल में रहेगा। अगर गवर्नमेंट मार्केट में भी फॉर एग्जांपल 10,000 मेट्रिक टन का जो टेंडर आया है, एनसीसीएफ किस भाव पे वो खरीदता है, अगर वो भी काफी हाई हाई प्राइसेस पे खरीदेगा तो डेफिनेटली ट्रेडर को भी लगेगा कि जब इस भाव के ऊपर गवर्नमेंट ने ही बेंचमार्क सेट कर दिया परचेस का, सो उससे सस्ते में तो मैं क्यों बेचूं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं एंड आई बिलीव के ये फैक्टर्स प्ले करेंगे आगे भी। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि स्टिल वी आर लुकिंग एट प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बेंचमार्क दिया था कि 92 टू 96। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आई वोंट बी सरप्राइज अगर 100 के आसपास भी पहुंचे तो। ओके, तो प्राइसेस अगले 15 से 20 दिन में और बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, प्राइसेस ऊपर की तरफ ही बनी रहेंगी। क्विकली एक चीज और दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने अभी तक स्टॉक लिमिट नहीं लगाई है लेकिन इस पर विचार कर सकती है। अगर विचार किया, ऐसा कोई डिसीजन लिया तो क्या असर आप देखते हैं? मैम उसके अंदर अगेन शायद कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए थोड़ी प्राइस नरम होगी, पैनिक सेलिंग होगी ट्रेडर्स के पास जिनके पास माल है। बाकी अगेन द फंडामेंटल्स आर देयर। अगर जो दाल मिल वाले हैं उसको तो वैसे भी स्टेट लॉ लगता है 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है, उसमें आप चेंजेस कैसे करेंगे। और अगर दाल मिल को ही आप बंद करवा देंगे, उनको अगर आप बफर स्टॉक नहीं रखने देंगे, सो फिर आपको दाल की अवेलेबिलिटी में और चैलेंज होगी। और अगर दाल नहीं आएगी उसके बाद डेफिनेटली बिकॉज सप्लाई और कम हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक वो नीचे जाएंगे। सो स्टॉक लिमिट मेरे ख्याल से एक सही तरीका नहीं होगा इसको मेंटेन करने का। एक गवर्नमेंट डेफिनेटली ये कर सकती है कि अगर वो महंगे में खरीद रही है, सस्ते में उतारने की कोशिश करे मार्केट के अंदर। अगर गवर्नमेंट इज रेडी टू टेक दैट बिल ऑन देमसेल्फ, आई थिंक वो थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज फंडामेंटल्स आर स्टैक वेरी वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट। एंड इसके अंदर ना सरकार की गलती, ना ट्रेडर की गलती, ना किसान की गलती है। राइट, वी आर स्टैंडिंग इन अ सिचुएशन वेयर जहाँ पे सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड तो इतनी है ना, देश में इतने ही लोग इतनी ही दाल खा रहे हैं। सो अगेन गोइंग बैक, आई डोंट थिंक स्टॉक लिमिट लगा देने से या रिग्रेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से प्राइसेस के अंदर कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। दैट इज माय पर्सनल व्यू। तो सप्लाई सिचुएशन टाइट है, डिमांड इंटैक्ट है, जिसकी वजह से प्राइसेस पिछले 1 महीने में हमने बढ़ते हुए देखे हैं। 16% तक अलग अलग दालों के भाव बढ़े हैं। और अगर तुअर की बात करें, जैसे दीपक जी ने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में प्राइसेस यहाँ से और बढ़ें, 100 के आसपास भी पहुंचे तो हैरानी नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया विवेक जी और दीपक जी, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर और क्या सिचुएशन है फिलहाल मार्केट की बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। किशोर नारने, अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आपका स्वागत है। और नॉन एग्री मार्केट्स यानी कि मेटल्स यहां पर रिएक्ट कर रही हैं चाइना के डेटा को। एंड किशोर, कैसे देखते हैं आप चाइना जीडीपी 4.5% पे? बाकी नंबर्स थोड़े से अनइवन जरूर आए हैं, लेकिन अनइवन का मतलब है कि शायद चाइना स्टिमुलस मेजर्स भी लेके आ सकता है और मेटल्स इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। किशोर। यस मनीषा, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपने जैसा बताया कि जो सरप्राइज डेटा आया है, are you able to hear me? मनीषा जी जी किशोर, आपकी आवाज आ रही है।
या सो जैसा आपने बताया कि जो चाइनीज़ डेटा है थोड़ा सरप्राइजिंग है, जो रोबस्ट ग्रोथ नंबर्स जो आया है 4.5%, एंड ऑल्सो जो क्रूड का जो रिफाइनिंग डेटा आया है वो भी रिकॉर्ड हाई पे आया है, विच इज़ इंडिकेटिंग दैट कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इन चाइनीज़। तो मेटल्स डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठा रहा है, बट एक साइड देन एक और जो पॉजिटिविटी है मेटल्स में जो है कि लोअर इन्वेंट्रीज, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ट्रिगर। द ओनली नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर डॉलर है। जैसा फेड का जो रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है तो रेट जो उस हिसाब से जो डॉलर स्लाइटली जो स्ट्रॉन्गर है दैट इज़ मेकिंग कमोडिटीज वीकर। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में मैं एल्यूमिनियम एक मेटल जो जिस पे मैं बेट करना चाहूँगा, प्रॉब्ली 209 के आसपास यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 213 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है, आप स्टॉप लॉसेस 207 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो बेस मेटल्स पर बात हुई, अब बात एनर्जी बास्केट की भी कर लेते हैं और आए ले लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां पर 6700 के आसपास प्राइसेस बने हुए हैं। अनुज, आपका क्या व्यू है? हाल ही की तेजी के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ ही इंटैक्ट हैं, क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो चाइना का डेटा आया है उससे काफी हद तक मुझे लग रहा है कि मार्केट को सपोर्ट रहेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्रूड की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमें बाय कॉल ही लग रहा है कि देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में करीबन 6600 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 6450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 6850 तक देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है। चाइना के डेटा से भी हम यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, और जिस तरीके से लास्ट टाइम में ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था तो वो भी सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो इंडिकेशन अभी जो दिख रहा है वो पॉजिटिव साइड में है। तो हमें लग रहा है कि क्रूड के अंदर आपको इवनिंग में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बढ़त की उम्मीद यहाँ पर भी है। किशोर, जहां तक प्रेशियस मेटल्स की बात है, अब बाजार 87% प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आएगी। ईसीबी भी रेट हाइक यहां पर करेगा। प्रेशियस मेटल्स पे इसका क्या असर है? मनीषा, आई थिंक जो रेट हाई का एक्सपेक्टेशन से जो कल लास्ट 2 दिन में जो करेक्शन आया है गोल्ड सिल्वर में, वो आई थिंक काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। सो मैं यहाँ पे इसमें बिकवाली का सलाह नहीं दूंगा। प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द करेक्शन 1980 1970 तक तो करेक्ट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड अभी नहीं लगता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आता है तो प्रॉब्ली दैट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड। बट गिवन दैट एक्चुअली कि आज इंट्राडे के लिए मैं दोनों गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा डिप्स में खरीदारी करने का सलाह दूंगा। गोल्ड में आप 60,100 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में टारगेट हो सकता है 60,600। अगेन छोटा सा कॉल है, 400-500 रुपये का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉसेस अराउंड 59,850। जहाँ तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 74,500 के आसपास अगेन शॉर्ट टर्म का एक बाउंस बैक आ सकता है। 75,500 का टारगेट हो सकता है, और स्टॉप लॉस 73,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सिल्वर में। सो दोनों में एक रेंज बाउंड मार्केट एंटिसिपेटेड है। एक जो फैक्टर हम लोग मतलब नज़र घुमाना चाहिए कि अगर फेड के मेंबर्स से कोई भी कमेंट्स आते हैं वो थोड़ा बहुत मार्केट को असर कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ एक रेंज बाउंड हल्का सा पुल बैक आ सकता है। ओके तो ये स्ट्रैटेजी रही सोने चांदी दोनों पर। अब एग्री कमोडिटीज को भी देख लेते हैं, और जीरे में प्रॉफिट टेकिंग आज भी 1% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है, वहीं ग्वारपैक्स सुस्त है। अनुज, जीरे पर क्या व्यू? डिप्स पर लेना है या ये प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ सकती है? और साथ ही कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री बास्केट से? देखिए, मुझे लगता है कि जीरा के अंदर बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। हालांकि आज अगर हम देखें तो मार्केट लो लेवल से रिकवर हुआ है, तो मुझे लगता है कि जीरा के अंदर अगर नीचे 39,500 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लग रहा है कि ऊपर में 41,000 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर ज्यादा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड ले। सपोर्ट के आसपास ही खरीदारी करेंगे तो वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ग्वार में भी हम आज एक अच्छी रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो ग्वार भी अब सपोर्ट लेवल के आसपास है। यहाँ पर मुझे लगता है ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 5,600 में। स्टॉप लॉस 5,480 का लगाएं, टारगेट 5,800 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा और ग्वार दोनों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो वो दोनों ही नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में तेजी अब भी बरकरार है एंड फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं। किशोर, आपसे एक व्यू यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पर लेना चाहेंगे, क्योंकि बाजार इसको काफी क्लोजली फॉलो करेगा और हमने 101 के आसपास के सपोर्ट्स देखे हैं। आप कैसे इस क्वार्टर के लिए एक रेंज बनता हुआ देखते हैं? आई थिंक जहाँ तक जो फेड के सवाल है, जैसा आपने बताया कि 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है अराउंड 85-86% का प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट डिस्काउंट कर चुका है।
जो मेन चीज़ जो देखना चाहिए कि यहाँ से उनका गाइडेंस कैसा रहेगा, आर दे गोइंग फॉर ए पॉज और नॉट। अगर वो पॉज करते हैं तो प्रॉबेबली हम लोग 99.5 की तरफ आ सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। अगर पॉज नहीं करते और स्टिल हॉकिश सेंटिमेंट्स और हॉकिश टोन अंडरटोन्स अगर मेंटेन करते हैं तो प्रॉबेबली हम लोग 101.8 के आसपास आ सकता है। सो इट्स अ प्रिटी टाइट रेंज। बट मेरा जो व्यू है मेरे हिसाब से दे विल बी स्टिल हॉकिश ऑन इन्फ्लेशन। प्रॉबली दे माइट टेक मतलब एक पॉज तो ले सकते हैं इस रेट हाइक के बाद, बट दे विल नॉट रूल आउट अनदर रेट हाइक इन 2023। सो वन मोर रेट हाइक मैं अभी भी इसको प्राइस इन करना चाहता हूँ। प्रॉबली 101.80 101.90 तक आपको अपसाइड दिख सकता है। ओके, तो चलिए ये बात हुई डॉलर इंडेक्स के फिलहाल 101.99 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। शुक्रिया किशोर और अनुज आप दोनों का ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए अलग अलग कमोडिटीज़ पर। इसी के साथ मुझे मनीषा को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।